डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की जो थर्ड यूनिट है, जो प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनके संबंध में, जिसमें अपना जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था मार्क्सवाद के संबंध में अपन ने प्रारंभिक कुछ बातें भी पढ़ी थी और इसके दो सिद्धांत भी अपन ने देखे थे। एक तो देखा था अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा का मूल आधार है, और उसके बाद में अपन ने देखा था ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत। आज अपन देखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स की अगर अपन विचारधारा देखते हैं, जिसमें अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देख लीजिए, चाहे ऐतिहासिक भौतिकवाद देख लीजिए, चाहे अपन बात करते हैं अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत, जो आगे देखेंगे अपन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, या अपन बात करते हैं इनकी और अन्य विचारधारा की, तो इनकी जो पूरी की पूरी विचारधारा है वो किस पर टिकी हुई है? वर्ग संघर्ष पर। यानी कार्ल मार्क्स की संपूर्ण विचारधारा है वो किस पर टिकी हुई है? वर्ग संघर्ष पर। वर्ग संघर्ष पर, यह अपने को ध्यान में रखना है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं, या ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं, या अपन अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात करते हैं, पूरी की पूरी जो इसकी थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, वो किस पर टिकी हुई है? वर्ग संघर्ष पर। और इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि अब तक के समाज का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। यानी कि अब तक के समाज के इतिहास की अगर अपन बात करते हैं तो वो किस का इतिहास रहा है? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और इस संबंध में इसका जो मित्र था कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंजल्स, उसने भी अपनी पुस्तक के अंदर स्पष्ट लिखा था कि जो ये वर्ग संघर्ष की बात आती है, तो ये वर्ग संघर्ष में जो शोषण करने वाली जो प्रथम संस्था उन्होंने बताई थी, वो बताई थी परिवार। कि शोषण करने वाली जो प्रथम संस्था है वो क्या है? परिवार है। यानी कि परिवार से ही अपने शोषण की क्या होती है? शुरुआत होती है। और जो पीड़ित वर्ग है वो है महिला। पीड़ित वर्ग एंजल्स ने बताया था, वो बताया था महिलाओं को, कि जो ये संघर्ष की शुरुआत होती है या जहाँ से शोषण की शुरुआत होती है, वो पहली संस्था है वो क्या है? परिवार है। और जो जिस पे का शोषण किया जाता है, या अपन कह सकते हैं जो पीड़ित वर्ग है वो क्या है? महिला है। यानी महिला का वहाँ अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर क्या होता है? शोषण होता है। तो ये अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। और इसी के साथ अब बात आती है, एक नाम आया इसमें, वर्ग की बात आती है। तो वर्ग के संबंध में अगर अपन देखते हैं तो वर्ग होता है एक ऐसा समूह है जिसके जो हित होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ग क्लास जिसे अपन बोलते हैं, उसके अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं तो इस वर्ग का अर्थ होता है एक प्रकार से, यानी कि ये वर्ग संघर्ष दो नाम से बना है, वर्ग यानी क्लास। इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखते हैं कि ऐसा समूह है जिसके हित क्या हो? समान हो। जैसे अगर अपन बात करते हैं श्रमिक वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, श्रमिकों के सभी के हित क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर अपन बात करते हैं पूंजीपतियों की, पूंजीपतियों की बात करते हैं तो पूंजीपतियों के हित क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका भावार्थ ये हुआ कि वर्ग वह समूह होता है जिसका हित क्या होता है? सभी का बराबर होता है, समान होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। संघर्ष बोलते हैं एक प्रकार से आक्रोश की भावना।
यानी कि जब किसी वर्ग विशेष का उत्पीड़न होता है तो जो वर्ग जिसका उत्पीड़न कर रहा है उसके प्रति उनका आक्रोश कैसा है, यानी उससे वो निजात कैसे पाए, उस प्रकार की स्थिति, उस प्रकार के उनके भाव या क्रांति आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी, उसमें कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट कहा था कि अब तक का जो इतिहास है वो किसका इतिहास रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और उसके मित्र थे एंजिल्स, उन्होंने भी अपनी पुस्तक के फर्स्ट भाग में यही लिखा था कि जो ये एक प्रकार से शोषण की शुरुआत होती है वो परिवार नामक संस्था से होती है, और जो पीड़ित वर्ग है वो क्या है, महिला वर्ग है। अब अगर अपन बात करते हैं कि ये वर्ग संघर्ष की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, ये वर्ग संघर्ष का इतिहास कैसा रहा है, तो कार्ल मार्क्स का उनका मानना था कि जब मनुष्य में सामान्य बुद्धि का जब विकास होता है, क्योंकि अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत देखा था उसमें मानव इतिहास की कुछ अवस्थाएं देखी थी, 6 अवस्था, कल की कक्षा में अपन ने देखा भी था, जिसमें अपन ने एक तो देखा था प्रारंभ में जब आदि मानव यानी आदिम साम्यवादी अवस्था की बात की थी, फिर दास की बात की थी, फिर सामंत अवस्था की बात की थी, फिर अपन ने पूंजीवादी की बात की थी, और उसके बाद में सर्वहारा की बात की थी, और अंत में अपन ने फिर साम्यवाद की बात की थी। तो जब मनुष्य आदिम साम्यवादी अवस्था में था, धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, वैसे ही उसी के साथ साथ किसका विकास हो जाता है, संपत्ति का विकास हो जाता है। और संपत्ति का विकास होता है तो संपत्ति किसके हाथों में चली जाती है, बुद्धिजीवी अर्थात निजी हाथों में चली जाती है। और निजी हाथों में जैसे ही संपत्ति जाएगी तो एक वर्ग आ जाएगा, कौन सा, पूंजीपति वर्ग। और पूंजीपति वर्ग है जिसका अधिकार पूंजी पर नहीं था, उनका उन्होंने क्या कर दिया था, शोषण स्टार्ट कर दिया था। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि के वर्ग जो बुद्धि वर्ग जब अपनी संपत्ति पर एक प्रकार से अधिकार स्थापित करता है, अर्थात अपन कह सकते हैं जब एंजिल्स ने भी इसके संबंध में कहा था कि जब निजी संपत्ति के उद्भव के साथ ही वर्ग संघर्ष का उदय हुआ था, और इसी के साथ साथ उस वर्ग को दबाने के लिए किसकी शुरुआत हुई थी, एक संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यानी कि जब संपत्ति का विकास हुआ, संपत्ति के विकास के साथ ही पूंजीपतियों का विकास हुआ, और तभी से किसकी शुरुआत हो गई थी, पूंजीपतियों की। और पूंजीपतियों ने जब शोषण किया तो फिर किसकी शुरुआत हो गई, वर्ग संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अब तक का जो इतिहास रहा है अपने समाज का, वो किसका रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसमें उन्होंने 2 वर्ग बताए थे, एक पूंजीपति और एक सर्वहारा वर्ग। पूंजीपतियों का पूंजी पर क्या रहता है, अधिकार रहता है, और निर्धनों का वो क्या लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। और जब पूंजीपति निर्धनों का शोषण करते हैं तो उसके विरुद्ध में जो आक्रोश होता है, एक प्रकार से उनके विरुद्ध में जो संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन निर्धनों की आवाज को दबाने के लिए किसका विकास होता है, एंजिल्स के अनुसार राज्य का विकास होता है। तो कार्ल मार्क्स है वो राज्य को एक प्रकार से यहां नकारात्मक दृष्टि से देख रहा है कि राज्य है वो केवल और केवल किसके पक्षकार के लिए बना है, पूंजीपतियों की, क्योंकि वो निर्धनों की आवाज को दबाने का क्या है, एक माध्यम है या एक संस्था अपने कह सकते हैं एंजिल्स के अनुसार। तो ये कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके साथ ही इस कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना भी अपन देखेंगे। कार्ल मार्क्स ने जो ये वर्ग का एक प्रकार से निर्धारण किया था वो किया था आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, कि आर्थिक आधार पर अपने पूरे समाज के कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। एक तो क्या है अमीर वर्ग और एक क्या है गरीब वर्ग, अर्थात पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। यह अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि इसकी आलोचना का आधार अपने को यहीं से मिल जाता है। और इनके विरोधियों का मानना है कि अपने समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं हैं, अन्य भी वर्ग अपने को देखने को मिलते हैं। और वर्गों का जो आधार है वो केवल आर्थिक नहीं होता, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आधार पे भी अनेक प्रकार के अपने को क्या मिलते हैं, वर्ग देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत की क्या होती है, आलोचना होती है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो कार्ल मार्क्स ने वर्ग
के विभाजन के संबंध में जो आर्थिक आधार लिया था उसको एक प्रकार से गलत ठहरा दिया था विरोधियों ने कि केवल समाज के में दो ही वर्ग नहीं होते और अन्य भी वर्ग होते हैं जो अपने समाज के विकास के निर्धारण में अपनी अहम भूमिका देते हैं। साथ में कार्ल मार्क्स ने बात की थी संघर्ष की और आपसी विरोधाभास क्रांति की बात करता है। तो अपन अच्छे से जानते हैं समाज का विकास है वो कभी भी क्या नहीं होता, संघर्ष में नहीं होता। समाज का विकास है वो किस में होता है, सहयोग की भावना से होता है, सहयोग की भावना से। जब लोग आपसी सहयोग के साथ रहेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे, तभी अपने समाज का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। इस प्रकार की संघर्ष की स्थिति में कभी अपन विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये आलोचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु अपने को देखने को मिलते हैं। साथ में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाज में ये दो वर्ग होते हैं, तो अपन स्पष्ट अच्छे से जानते हैं कि दो वर्ग नहीं होते, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पर भी अन्य भी वर्ग होते हैं। और जो ये एक प्रकार से इतिहास की व्याख्या के संबंध में कार्ल मार्क्स ने बताया था, उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक थी उसके फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि अब तक का जो इतिहास रहा है अपने समाज का वो क्या रहा है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इतिहास रहा है, वो एक प्रकार से कभी भी सही साबित नहीं होता, क्योंकि इतिहास है वो केवल संघर्ष के आधार पर ही नहीं बनते, अन्य और गतिविधियां भी बहुत हैं जिसके आधार पर अपने को इतिहास के जो संस्करण है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की क्या होती है, आलोचनाएं भी होती है। अब अपन देखते हैं इस कार्ल मार्क्स का एक जो अन्य सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में रिकार्डो से प्रभावित होकर, एक विद्वान था रिकार्डो से प्रभावित होकर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था आर्थिक स्थिति के आधार पर ही, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें उन्होंने जब ये रिकार्डो ने इस अतिरिक्त मूल्य के बारे में बताया था तो राज्य और पूंजीपतियों के आपस में संबंध बताए थे रिकार्डो ने, राज्य के और पूंजीपतियों के। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिकार्डो ने जो व्याख्या की है राज्य और पूंजीपतियों के बीच में वो बिल्कुल क्या है, नकारात्मक दृष्टि से देखा था। और उन्होंने कहा था कि केवल राज्य और पूंजीपतियों के बीच में संबंध नहीं होता, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। कि उत्पादन का जो आधार है कार्ल मार्क्स ने किसको बताया था, श्रमिकों को बताया था। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इसी आधार पर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का निर्धारण किया था कि किसी भी वस्तु की अगर कीमत का अगर निर्धारण किया जाना है तो वो श्रमिकों की जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उनका जो किया हुआ श्रम है उसके आधार पर ही वस्तु की क्या की जानी चाहिए, कीमत का निर्धारण है किया जाना चाहिए। इसको अगर अपन उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं तो किसी भी वस्तु का अगर निर्माण करते हैं तो उसमें अपना जो खर्चा आता है और एक अपन उसको जब बेचते हैं, या अपन कह सकते हैं कि वस्तु के उत्पादन में और विक्रय में जो बीच का अंतर आता है उसको अपन किस में शामिल करते हैं, अतिरिक्त मूल्य में शामिल करते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन किसी वस्तु की कीमत है वो क्या है, 100 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत है वो 100 रुपये है और उसमें जो कच्चा संसाधन अपने को काम में लेना था उसकी कीमत है वो है 20 रुपये। कच्चे संसाधन की कीमत है 20 रुपये और श्रमिक को भी कितने दिए, 20 रुपये। और इसी के साथ जो अपन बात करते हैं अन्य तकनीक में और में उनका जो खर्चा आया वो आया 40 रुपये। तो इसकी एक वस्तु की जो कीमत है कुल कितनी हो गई, यहाँ 20 और 40 कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। और अब मान लेते हैं अपन विक्रय मूल्य आता है वो कितना आता है इसका, 100 रुपये, क्योंकि इसका कीमत अपन ने कितनी निर्धारित की है, 100 रुपये, और लागत अपनी कितनी आई है, 80। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन कार्ल मार्क्स ने किस में शामिल किया था, अतिरिक्त मूल्य में। जो अतिरिक्त मूल्य आया है अपने पास 20 रुपये, क्योंकि कीमत अपन ने कितनी निर्धारित कर रखी है, 100 रुपये, और अपनी लागत कितनी आई है, 80 रुपये की, और इसका जो अंतराल है वो कितना है, 20 रुपये। और ये 20 रुपये हैं, वो कार्ल मार्क्स कहता है
है कि कौन लेकर जा रहा है, पूंजीपति लेकर जा रहा है, लेकिन वो किसकी बदौलत मिल रहे हैं, श्रमिक की बदौलत मिल रहे हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि जो ये अतिरिक्त मूल्य जो शेष रहता है, जो अपन कह सकते हैं एक प्रकार से प्रॉफिट होता है, उस पर केवल और केवल पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए, साथ में उसका निश्चित हिस्सा किसको मिलना चाहिए, श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। यही बात करता है कौन, कार्ल मार्क्स। और इसी आधार पर इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है, क्योंकि केवल और केवल संपत्ति अगर खर्च कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, रिस्क उठा रहा है तो वो कौन उठा रहा है, पूंजीपति वर्ग उठा रहा है। यानी जो धन खर्च कर रहा है वो कौन कर रहा है, पूंजीपति कर रहा है। केवल और केवल श्रम के आधार पर किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ बौद्धिक अवशेष भी आवश्यक होते हैं, यानी बुद्धि की भी बात आती है। श्रमिक में बुद्धि होती है, लेकिन ज्यादा बुद्धि किसके अंतर्गत मानी गई है, पूंजीपतियों में मानी गई है। तभी तो वो बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने स्थापित करते हैं, कितना बड़ा वो जोखिम उठाते हैं और कितना उनको मेंटेन रखना पड़ता है। तो इस आधार पर कुछ विरोधियों ने इस सिद्धांत की, जो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो बचत आती है वो किसको मिलनी चाहिए, श्रमिकों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तर्क देता है कि वो किसकी बदौलत बचत आ रही है, श्रमिकों की बदौलत बचत आ रही है। लेकिन उनके विरोधियों का कहना है कि नहीं, वो पहले से पूंजीपति पैसे खर्च रहे हैं, उनकी जो बौद्धिक, या अपन कह सकते हैं कि उनकी जो बौद्धिक शक्ति है उसकी भी अवहेलना होती है। केवल और केवल श्रमिक वर्ग है वो एक प्रकार से इस प्रकार से वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और साथ में ये भी कहता है कि एक प्रकार से ये जो रिकॉर्ड से प्रभावित होकर दिया था, लेकिन इसमें मौलिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और साथ में अपन ने ये बात करी ली है कि पूंजी की लागत है वो मानसिक श्रम की क्या करता है, पूंजीपतियों की अवहेलना करता है। और ये सिद्धांत है वो एक प्रकार से क्या है, विरोधाभास की स्थिति में है। तो इस आधार पर इसकी क्या की गई है, आलोचना भी की गई है। तो आज की कक्षा में अपन ने दो सिद्धांत पढ़े, एक तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और एक अपन ने देखा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे की कक्षा में जो बचा हुआ पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।